हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। मैं सेल्फ डॉक्टर नीलम रायपुरिया मंगला, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन, रोहतक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चाइल्डहुड क्या होती है। चाइल्डहुड वो अवस्था है जो 2 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष तक चलती है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि नियोनेट क्या है। नियोनेट जन्म से लेकर 14 दिन की अवस्था है। 14 दिन से लेकर 2 साल तक की जो अवस्था है वो बेबीहुड कहलाती है, और बेबीहुड के बाद 2 साल से लेकर 12 साल तक की जो अवस्था है वो चाइल्डहुड कहलाती है। तो इस अवस्था की बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ एडजस्टमेंट हैं जो बच्चे को इस अवस्था में करने होते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे या विशेषताओं की बात करेंगे। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है ऑटोनॉमी या स्वायत्तता की। इस अवस्था में बच्चा हर काम अपने आप करना चाहता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, आपे करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हर चीज़ में ऑटोनॉमी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है और अपना काम खुद करना चाहता है। ड्रेसेस पसंद करने की बात हो या कोई भी काम करने की बात हो, सीढ़ियाँ चढ़ने की, सीढ़ियाँ उतरने की बात हो, हर काम आप पे करना चाहता है। तो ये ऑटोनॉमी वाली फीलिंग इस अवस्था में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इस अवस्था की है अटेंशन सीकिंग की। बच्चा अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अलग सा कर सकता है। उसका ड्रेसिंग स्टाइल अलग हो सकता है, उसका परफॉर्म करने का तरीका अलग हो सकता है, उसका हेयर स्टाइल अलग हो सकता है। बात स्टाइल के साथ करना पसंद करता है ताकि सब लोग उस पर ध्यान दें। मतलब अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए वो कुछ भी इस तरह की डिज़ायरेबल या नॉन डिज़ायरेबल दोनों तरह के बिहेवियर परफॉर्म करता है। कई बार अलग तरीके के फैशन के कपड़े डाल सकता है, उसकी परफॉर्मेंस का ढंग अलग हो सकता है, पोएम रिसाइटेशन का ढंग अलग हो सकता है, कुछ भी ऐसा कर सकता है जिससे सब लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाए। उसके बाद आती है इंडिविजुअलिटी या वैयक्तिकता। वैयक्तिकता में जो है कि बच्चा अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना चाहता है। पैंट सभी बच्चे डाल रहे हैं, लेकिन उसकी पैंट में कुछ अलग विशेषताएं होंगी। अलग तरह की पॉकेट वाली पैंट सिलवा सकता है या कुछ भी इस तरह सा कर सकता है जिससे वो अलग दिखाई दे। और मतलब हेयर स्टाइल में अलग रख सकता है, बोलने चालने में, मतलब एक अलग दिखने की ये चाह हर बच्चे में पाई जाती है। उसके बाद आता है सेक्स एप्रोप्रिएटनेस। सेक्स एप्रोप्रिएटनेस में इस स्टेज में उसे जेंडर का अनुमान हो जाता है और उसे पता लग जाता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। और उस सेक्स एप्रोप्रिएटनेस में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, वो अपने ही जेंडर के अकॉर्डिंग क्लोथ डालना चाहता है। 2, 2.5, 3 साल की अवस्था तक हम टी शर्ट और पैंट सभी बच्चों को डालते हैं, लेकिन इस अवस्था में गर्ल्स वाले कपड़े पहनना चाहती हैं, बॉयज़ वाले कपड़े पहनना चाहते हैं और अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ही रोल या टॉयज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति में क्या होता है कि इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। अभिव्यक्त करने के लिए वो क्वेश्चन आंसर करता है, क्वेरीज शो करता है और एग्ज़ाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है ताकि उसे लोग पूछें, उसे जानें। मतलब ये अटेंशन सीकिंग की, इंडिविजुअलिटी की या सेल्फ एक्सप्रेशन की लगभग एक सी गतिविधियाँ होती हैं कि अपने आप की पहचान बनाना चाहता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। इसके बाद आता है मास्टरी या पारंगतता। चाइल्डहुड में बच्चे में बहुत मोटिवेशन होता है, रेडीनेस होती है सीखने की और हर चीज़ को करने का जुनून होता है, एक एंथुजियाज्म होता है। इसलिए वो हर चीज़ में मास्टरी गेन करना चाहता है। जो भी स्किल उसे सिखाई जाती है वो पूरी कोशिश करता है उसे सीख ले। जैसे साइकिलिंग सीखनी है तो 2 दिन में हर हालत में वो साइकिलिंग सीख लेता है, चाहे ट्राई साइकिल की बात हो चाहे 2 पहियों वाली साइकिल की बात हो।
और कोई भी और इस तरह की अगर उसे म्यूज़िक सिखाया जाता है, स्विमिंग सिखाई जाती है, तो वो इतने सारे ट्रायल कर लेता है, इतने सारे ट्रायल कर लेता है, जब तक उसे सीख नहीं लेता, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो ट्रायल्स छोड़ता नहीं है। तो मास्टरी गेन करने की जो टेंडेंसी है वो इस स्टेज में पाई जाती है। उसके बाद आता है अफिलिएशन, संबंधन। किसी भी ग्रुप से संबंधित होता है, कोई भी पीयर ग्रुप होता है, उसका समूह होता है जिससे वो संबंधित रहना चाहता है। मतलब एक ग्रुपिज्म की फीलिंग इस अवस्था में पाई जाती है। एक गैंग टाइप की जो स्टेज है, गैंग स्टेज भी कई बार इसे कह देते हैं, तो एक एफिलिएशन किसी न किसी चीज़ का रहता ही है। और इसके बाद आता है सोशल अप्रूवल। उसकी जो भी गतिविधियाँ हैं सोशलाइजेशन को लेकर है। चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन बहुत तेज़ी से होता है, तो वो हर काम में सोशल अप्रूवल लेना चाहता है। वो जो भी काम करता है वो इसीलिए करता है, जैसे चाहे अटेंशन सीकिंग की हो, चाहे इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने की हो, कि दूसरों का अप्रूवल ले सके, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का अप्रूवल ले सके, ताकि उसके थ्रू उसका सोशलाइजेशन भी हो जाता है और वो सम्मानित सदस्य बनने की कोशिश भी करता है। इसके बाद आती है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। इस स्टेज में बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चे। 2-3 साल का, 4 साल का बच्चा, 5 साल तक का बच्चा इतनी क्वेश्चनिंग करता है, ढेरों क्वेश्चनिंग करता है। आप 10 मिनट उसके पास बैठो, कम से कम उसके 30-40 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कई बार इरिटेशन भी होता है, लेकिन वो क्यूरियोसिटी के माध्यम से सारे जहान को जानना चाहता है, होल यूनिवर्स को जानना चाहता है। हर चीज़ में उसकी क्यूरियोसिटी होती है। कोई भी नेचुरल फिनोमिना कैसे घटित हुआ, कोई घटना कैसे हो रही है, या कौन क्या है, किस तरह के रिलेशन से, चाहे उसे कुछ समझ में आए या नहीं आए, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। वो 1 या 20 बार पूछ लेता है उस चीज़ को और उसके बारे में जानना चाहता है। इसी के अतिरिक्त मतलब इस स्टेज में बहुत सारी इस तरह की आवश्यकताएं भी पाई जाती हैं। एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग पाई जाती है, स्वामित्व की भावना पाई जाती है, अपनी चीज़ पर अधिकार जमाना, या रिलेशन में भी किसी व्यक्ति पर अधिकार जमाना। तो इस तरह की फीलिंग भी बच्चों में देखने को आती है। इसके बाद आता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं चाइल्डहुड में। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी चाइल्डहुड में देखने में आती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो इलनेस से रिलेटेड है। इलनेस किस टाइप की? बहुत सारी बीमारियां हैं, मम्स, पोलियो, रुबेला, वूपिंग कफ, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, स्कारलेट फीवर, या इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इस स्टेज में बहुत सारी बीमारियों का सामना बच्चे करते हैं। बहुत सारी बीमारियों के लिए आजकल बहुत सारे वैक्सीनेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि बच्चा कहीं भी खा लेता है, कहीं भी बैठ जाता है, कहीं भी खेलने लगता है, तो हाथ पूरी अच्छे से धो नहीं पाता है। तो उसकी वजह से भी कई बार जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्टमक एलर्जी की, स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं। एकदम से बाहर निकल गया, ठंड लग गई, वायरल फीवर हो गया, या इस टाइप की मतलब जो डेली रूटीन की इन्फेक्शंस हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान नहीं रखता है। तो ऐसी क्योंकि चॉइस मतलब चूज़ी होते हैं, फूड की चॉइस बड़ी अलग तरीके की होती है चाइल्डहुड में। तो इसलिए कई बार इन कारणों की वजह से, डाइट प्रॉपर ना ले पाने की वजह से और बाकी एनवायरमेंटल इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या इसलिए आती है क्योंकि आजकल बच्चे चूज़ी हो गए हैं, फास्ट फूड खाना चाहते हैं, चाउमीन खा ली, बर्गर खा लिया, और जो पौष्टिक आहार है या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। किसी तरह हम उन्हें वेजिटेबल्स खिलाते हैं, आटे में डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स डाल के, जैसे पालक डाल दिया, कभी मेथी डाल दी, कभी बथुआ डाल दिया, और उसके बाद भी किसी ना किसी फॉर्म में हम उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो किसी ना किसी तरह से बच ही जाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते। तो मेल न्यूट्रिशियस डाइट होती है, पूरे पोषक तत्व, विटामिन्स प्रॉपर मात्रा में नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है। तो इन चक्करों में भी उसे मेल न्यूट्रिशियस डाइट क्योंकि वो लेता है, तो इस चक्कर में
उसका उसकी सेहत पर काफ़ी असर पड़ता है। इसके बाद आता है डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस। इस अवस्था में क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ग्रोइंग पीरियड है, तो डिफरेंट टाइप की उसे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसकी वजह से भी उसकी होम्योस्टेसिस में प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से साइकोलॉजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट है वो पिछड़ जाता है। एक्सीडेंट प्रोन जोन है ये एज है। एक्सीडेंट प्रोन एज का मतलब है कि बहुत शरारती होता है, बहुत एंथुजियाज्म होता है, बिना सोचे बहुत इम्पल्सिवनेस पाई जाती है, बिना सोचे समझे कहीं भी भागता है, बहुत तेज़ साइकिल वगैरह चलाता है, देखता ही नहीं है सड़क पे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब सावधानी नहीं होती है क्योंकि बहुत समझदारी नहीं होती है। तो इस स्टेज में भागने दौड़ने खेलने की वजह से, साइकिलिंग की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाओं का सामना उसे करना पड़ता है, बहुत चोट लगाता है। इस स्टेज में वो चलना भी नया सीखता है, जैसे 1.5-2 साल का बच्चा चलना सीखता है तो नया चलना सीखता है। तो शुरू में तो 2 से 3 साल में तो चलने से संबंधित सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे सड़क पर गिर गया तो घुटने छिल गए, साइकिल बहुत तेज़ी से चलाई, कहीं भी ठोकर मार ली, ब्रेक नहीं मारे तो उसकी वजह से बहुत चोट लग जाती है। एकदम से रेस लगा रहा है, कहीं देखा नहीं, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। और अगर बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो बिल्कुल बेतहाशा खेलते हैं तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं गिरने की वजह से एक्सीडेंट काफ़ी सारे होने के चांसेस रहते हैं। तो एक्सीडेंट प्रोन एज कहलाती है ये। इसके बाद मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मोटर डेवलपमेंट इंडिविजुअली हर एक बच्चे का अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे का थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर कोई बच्चा कोई एक्टिविटी बहुत जल्दी सीख लेता है, चलना जल्दी सीख लेता है या कोई और एक्टिविटी जल्दी सीख लेता है तो उसकी वजह से टेंशन या उसकी वजह से मतलब जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी सेल्फ एस्टीम है उसे धक्का लगता है और उसकी वजह से मतलब जो मोटर स्किल्स हैं अगर उनमें पिछड़ापन आता है तो आगे आने वाले डेवलपमेंट में भी उसका पिछड़ापन दिखाई देता है। इसके बाद आती है स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कि बोलने की अशुद्धियाँ, बोलने में असावधानियाँ, उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं हो पाती, पेरेंट टीचर टॉट रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं हो पाती, कई बार हिचकिचाता है क्योंकि अगर साफ नहीं बोल पाता है तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है प्रॉपरली और इसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स, अगर बच्चा बहुत शर्मीला है, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और चाहता है वो बोलना पर नहीं बोल पा रहा है तो इमोशनली वो हर्ट होता है। कई बार दूसरे बच्चे को ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है, उसे कम मिल जाती है तो उसकी वजह से भी उसमें इमोशनल लैक देखा जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी चाइल्डहुड में देखने में आती हैं। इसके बाद आता है एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर में मतलब इस स्टेज में, क्योंकि गैंग स्टेज के नाम से भी ये जानी जाती है और बच्चा जो है एक गैंग सा बना लेता है तो कई बार एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हो जाता है। ज़्यादा उसे टोका टाकी की जाए, ज़्यादा उसको बहुत शरारती है, ज़्यादा उसे डांटा जाए तो वो एंटी सोशल बिहेवियर अपनाना शुरू कर देता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है, तोड़ फोड़ मचाता है और कई बार अपने पीयर ग्रुप की वजह से कई बार एंटी सोशल बिहेवियर में भी चोरी वोरी करना और इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा सीख लेता है। इसके बाद आता है रोल प्लेइंग। बच्चा इस स्टेज में अपने रोल के प्रति थोड़ा एम्बिग्यूअस सिचुएशन होती है कि मतलब अगर जो ग्रुप बनाया है उसमें उसका क्या रोल रहेगा या घर में उसका किस तरह का रोल है, इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता है और इस वजह से भी वो रोल से रिलेटेड जो स्ट्रेन है उसका सामना उसे करना पड़ता है। इसके बाद आता है वर्क एंड प्ले टाइम में मतलब उसका जो खेल का और काम का समय है, कार्य का और खेल का समय है, उसमें वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता।
वो काम करना चाहता है पर खेलने में मन लगा होता है, खेल रहा है तो काम में मन लगा हुआ है, तो खेल खेल में काम और काम काम में खेल वाली सिचुएशन रहती है। ना पढ़ने को वो पूरा टाइम दे पाता है, ना खेलने को पूरा टाइम दे पाता है, तो इस एम्बिगुअस सिचुएशन में फंसा रहता है। जब खेलने लगता है तो उसे बिल्कुल याद नहीं रहता है पढ़ना भी है, जब पढ़ने लगता है तो उसे फिर खेल सताता रहता है। तो खेलने में क्योंकि ज़्यादा दिमाग होता है इस समय, इसलिए ये वाली दिक्कतें आती हैं। उसके बाद आता है अम्यूज़मेंट या मनोरंजन से संबंधित। मनोरंजन से संबंधित आजकल बच्चे मीडिया में जो ये सोशल मीडिया पर काफ़ी बिज़ी रहते हैं। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया या लैपटॉप हो गया, इन पर हम काफ़ी बिज़ी रहते हैं। इस समय तो हमारी एजुकेशन भी सारी मीडिया के थ्रू ही चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मीडिया को टाइम देने की वजह से उसका जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनमें बड़ा डिस्टर्बेंस रहता है और उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा पाता है, और इसकी वजह से उसके शारीरिक विकास में पिछड़ापन प्रदर्शित होता है। इसके बाद जो अदर प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मोटिवेशन अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, पूरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, सेक्स सेटिस्फैक्शन, सेक्स से रिलेटेड जो अभिव्यक्तियाँ हैं उनमें संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन भी बच्चे के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये तो हुई कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉब्लम्स की बात। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट। सेंसेस का डेवलपमेंट जो है, सेंसेस का डेवलपमेंट लगभग बेबीहुड में सभी तरह के सेंसेस का डेवलपमेंट हो जाता है। विज़न भी लगभग 3 से 4 साल तक प्रॉपर हो जाती है। टच से रिलेटेड जितनी सेंसेस हैं वो भी प्रॉपरली काम करती हैं। ऑडिटरी सेंसेस भी काम करती है। स्मेल के जो सेंसेस हैं वो भी बेबीहुड में पूरे अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। और टेस्ट से रिलेटेड जो बड्स हैं वो भी चाइल्डहुड के आते आते स्टार्टिंग फेस ऑफ चाइल्डहुड लगभग पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। परसेप्चुअल डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो डेप्थ परसेप्शन के लिए ये माना जाता है कि 6 से 8 महीने का बच्चा डेप्थ परसेप्शन के बारे में समझने लगता है। 1.5 से 2 साल का बच्चा बहुत अच्छे से डेप्थ परसेप्शन को समझता है। फॉर्म के बारे में या साइज़ के बारे में जो अनुमान लगाने की बात है वो भी 1.5-2 साल का बच्चा बहुत आराम से लगा लेता है। तो सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट, बेसिक डेवलपमेंट बेबीहुड में हो जाता है, और जो मैच्योरिटी की बात है 6 साल तक बच्चा बहुत अच्छे से सेंसेस और परसेप्चुअल डेवलपमेंट में स्किल्ड हो जाता है और वो अपने मतलब सेंसेस का प्रॉपर यूज़ करने लगता है। परसेप्चुअल डेवलपमेंट भी उसका 5-6 साल की एज स्टेज में काफ़ी कुछ हो जाता है। इसके बाद आता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में जो उसकी मांसपेशियां हैं, उसकी कंधे हैं, हाथ है, बाजू हैं, इन सब का डेवलपमेंट, पैरों की मांसपेशियां हैं, इन सब का डेवलपमेंट 6 से 8 वर्ष तक बहुत अच्छे से हो जाता है और वो उनमें अपने मनचाही गतिविधियां कर पाता है। उसे पता होता है कि क्या करना है, कैसे उसे अपनी मांसपेशियों का यूज़ करना है। और जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड में क्योंकि बहुत एंथुजियाज्म होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लर्निंग के लिए रेडीनेस होती है और कोई बोरियत वाली फीलिंग नहीं होती है। वो कितनी बार भी किसी भी चीज़ के कितने भी ट्रायल ले सकते हैं, उन्हें ट्रायल देने में लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। डायरेक्शन प्रॉपरली मिलता है, मोटिवेशन होता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनकी वजह से उनकी जो मोटर स्किल्स है बहुत अच्छे से डेवलप होती है। इसमें वो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करता है, इमिटेशन का मेथड यूज़ करता है और ट्रेनिंग का मेथड यूज़ करता है। आप देखो कोई भी मतलब कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा होगा, उसे कुछ नहीं पढ़ना नहीं आता है 2 साल 2.5 साल के बच्चे को, लेकिन आप कीज़ जैसे जैसे दबाओगे उसके अकॉर्डिंग वो देख के इमिटेट कर लेता है तुरंत और वैसी की वैसी कीज़ दबा देता है। मोबाइल ऑपरेट करना सीख जाता है, जबकि उस समय उसे अक्षर ज्ञान नहीं होता, उसे ये नहीं पता होता अल्फ़ाबेट कहाँ है, 1 2 3 कहाँ लिखा है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत अच्छे से मोबाइल को हैंडल करना सीख लेता है 2 2.5 3 साल का बच्चा, क्योंकि इमिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हम जैसे कहते हैं कि बंदर की तरह नकल करना सीख जाता है, बिल्कुल उसे बिना
बुद्धि लगाए वो नकल कर लेता है चीज़ों को, बिल्कुल ज्यों की त्यों कॉपी कर लेता है। इस स्टेज में अगर हमको इसे इंस्ट्रूमेंट सिखाना चाहें तो भी बहुत अच्छे से उसे कोई इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हैं। तो मोटर स्किल में कौन कौन से स्किल हैं जो चाइल्डहुड में डेवलप होते हैं? हैंड स्किल में हैंड के मूवमेंट, फाइन मूवमेंट, कर्सिव राइटिंग, डायग्राम बनाना, स्किल किसी भी चीज़ को मतलब हाथ के मूवमेंट को किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चा सीख लेता है। जैसे छुरी कांटे का कॉम्बिनेशन है वो 2-2.5 साल के स्टेज में 3 साल तक सीख लेता है। ब्रेड पर अगर नाइफ से बटर स्प्रेड करना है वो सीख लेता है 3-4 साल का बच्चा। 6 साल तक वो अपना खाना पीना सीख लेता है, अपनी ड्रेसिंग सेंस सीख लेता है, किस तरह से बटन लगाने हैं, शूज़ की लेस कैसे बांधनी है। 2-2.5 साल का बच्चा थ्रोइंग कैपेसिटी, बॉल को थ्रो करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी थ्रोइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है और अच्छे से वो बॉल को थ्रो कर पाता है। 5 से 6 साल का बच्चा कैच भी अच्छे से कर लेता है, क्योंकि कैचिंग में आइज़ का, हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, विज़न आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और मतलब गैस लगा सके कि कहाँ वो एंटिसिपेशन होना चाहिए कि वो कहाँ मतलब कहाँ खड़ा हो तो वो कैच कर सकता है, और कैच करने के लिए उसकी मांसपेशियों में मजबूती होनी चाहिए। तो जो कैचिंग एबिलिटी है वो लगभग 5 से 6 वर्ष के बच्चे में आती है। इसके बाद आती है लेग स्किल्स या टांग के कौशल। 1.5 से 2 वर्ष का बच्चा बहुत आराम से चल लेता है। 1 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, 10-11 महीने से उसके चलने की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। उसके तुरंत बाद वो चढ़ना सीख लेता है, लेकिन उतरना सीखना मुश्किल काम होता है। खड़े जीने में चढ़ना 2.5-3 साल का बच्चा सीख पाता है, और उतरने की स्किल भी 3 साल उसके बाद ही उतरने की स्किल वो सीख पाता है। चढ़ना आसान है पर उतरना थोड़ा मुश्किल काम है। 3.5-4 साल का 3 से 4 साल की स्टेज में वो 3 पहिए की साइकिल चला लेता है। 4 से 5 साल की स्टेज में वो 2 पहिए की साइकिल चला लेता है। और स्विमिंग भी अगर सिखाई जाए तो छोटा बच्चा स्विमिंग भी बहुत जल्दी सीख सकता है। तो इस तरह की स्किल्स उसकी चाइल्डहुड की स्टार्टिंग फेज में, प्राइमरी चाइल्डहुड में आ जाती हैं। उसके बाद सेल्फ हेल्प स्किल, अपनी सहायता करने वाली जो कौशल हैं, जैसे खुद शर्ट पहनना, खुद बटन लगाना, फ्रॉक पहनना, नहा के खुद अपने कपड़े पहनना, जूते पहनना, ये वाली स्किल्स 6 साल की स्टेज में आ जाती हैं। 6 से 7 साल, 6-6.5 साल का बच्चा आराम से अपनी सेल्फ हेल्प स्किल्स में रेडी हो जाता है। और जो मतलब खुद तैयार होने की उसमें, क्योंकि ऑटोनॉमी की फीलिंग होती है, ऑटोनॉमी का कैरेक्टर बताया था आपको पहले। तो सेल्फ हेल्प स्किल में जिनमें ऑटोनॉमी की फीलिंग ज़्यादा होती है वो थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं। इसके बाद आती है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में सोसाइटी के अकॉर्डिंग अप्रूवल प्राप्त करने के लिए समाज का अनुमत सदस्य या समाज का सम्मानित सदस्य बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स भी चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती हैं। किसी गेस्ट को नमस्ते करना, हेलो करना, उनसे बातचीत करना, और कैसे मतलब सोशल एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसे 6-7 साल की स्टेज तक बहुत अच्छे से आ जाती हैं। उसके बाद प्ले स्किल्स, खेलने से संबंधित, जैसे गेंद खेलना, पेंटिंग करना, ड्राइंग बनाना, इस तरह की स्किल्स भी 6 साल तक का बच्चा सीख लेता है। स्कूल से रिलेटेड अपनी राइटिंग स्किल्स, कर्सिव राइटिंग, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग करना, इस तरह कोई डायग्राम बनाना, इस तरह के काम भी स्कूल से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो भी उसे 6 से 7 साल की स्टेज में अच्छे से आ जाती हैं। तो मतलब जो बेसिक मोटर डेवलपमेंट है वो 6 से 7 साल की स्टेज में 6 साल तक लगभग कंप्लीट हो जाता है। आजकल बल्कि जल्दी ही हो जाता है। आजकल की स्टेज देखी जाए तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 6 साल तक की स्टेज ऐसी है जिसमें ये हैंड स्किल्स, लेग स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स, सोशल स्किल्स, प्ले स्किल्स,
स्कूल स्किल्स सारी आ जाती हैं। कई बार हम बहुत पैम्पर करके रखते हैं बच्चे को, तो हो सकता है वो कुछ स्किल्स, जैसे हम उसे नाइफ़ नहीं देते हैं, फ्रूट्स नहीं काटने देते हैं, तो ये स्किल्स थोड़ी लेट आती हैं। और आजकल 9-10 के बच्चे भी फ्रूट्स ढंग से नहीं काट पाते हैं, क्योंकि हम उन्हें नाइफ़ देते ही नहीं है, प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, या उन्हें काटने ही नहीं देते हैं। तो ऐसी स्टेज में ये वाली दिक्कतें आती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs रिलेटेड टू चाइल्डहुड। फर्स्ट MCQ है, व्हेन डू चिल्ड्रन शो द एबिलिटी ऑफ क्लोथिंग? 12 months, 20 months, 25 months, none of the above. Second MCQ है, what is the average period of development of jumping ability? 2 year, 4 year, 5 year, 7 year. Third MCQ है, in which age do children show cursive writing ability? 3 to 4, 4 to 6, 6 to 8, none of above. Speech is a form of sound, meaning, communication, language. Language acquisition device, LAD, term was coined by Premack, Chomsky, Hurlock, Buhler. The boys and the girls differ in their vocabulary. True or false? The system responsible for speech is larynx, mouth, tongue, thalamus. What is the spontaneous play? Rule-based, organizational, voluntary, and guided play. Children's play are exploratory. True or false? Is there relationship between play and creativity? Yes or no? तो स्टूडेंट्स, ये चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके नेक्स्ट लेक्चर में रखे जाएंगे। थैंक्स।